सीरीज तो चली गई है लेकिन शायद थोड़ी इज्जत बाकी है पाकिस्तान के लिए बचाने को। तो पाकिस्तान विल टेक ऑन न्यूजीलैंड एट बे ओवल। आज रात 3 बजे मैच का एनालिसिस कर लेते हैं, क्या टीम कॉम्बिनेशन खेल सकता है उस पर बात कर लेते हैं और ग्राउंड का बताता चलता हूं आपको कि क्या इस ग्राउंड पे स्टैट्स हैं, पाकिस्तान ने कितने मैचेस खेले हैं, न्यूजीलैंड की क्या स्टैट्स हैं इस ग्राउंड पे। सारी चीजें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और दिल तो नहीं चाहता इस टीम पे बात करने के लिए, लेकिन क्या करें, अब एक ही मशगला है हमारे लिए इस पूरी ज़िंदगी में। एक ही चीज़ हमने करी है बचपन से, वो है क्रिकेट देखना और उसी पे बात करना। तो उसी पे बात करेंगे आज के दिन भी। बे ओवल में ये मैच खेला जाना है। सबसे पहले वेदर कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के दिन यानी फ्राइडे को तो पूरा दिन ही बारिश है तकरीबन यहाँ पे न्यूजीलैंड में, लेकिन कल के दिन जो है वो बारिश का नामो निशान नहीं है, मतलब 0% चांसेस है ऑफ द रेन। बट आपको क्लाउडी वेदर मिलेगा, जैसे पिछले मैच में आपको क्लाउडी वेदर मिला था, सिमिलरली इस मैच में भी आपको मिलेगा। सो अगेन कंडीशंस वही होंगी कि विन द टॉस बॉल फर्स्ट एंड फिर नया बॉल कैपिटलाइज करे, जो टीम भी जीते और वहाँ पे अपना थाप बिठाए और टॉप ऑर्डर बनाने की कोशिश करे। क्योंकि अगेन कहूँगा कि 15 से 20 ओवर पहले वाले बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं इन कंडीशंस में। क्योंकि आप देखें, जब आपके पास ओवर कैश कंडीशंस हो एंड फ्रेश पिच हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको बाउंस भी एक्सट्रैक्ट होना है एंड आपके पास स्विंग भी मिलनी है। सो ऑब्वियसली पहले 10 से 15 ओवर जो भी टीम अच्छी खेलेगी, अगर बॉलिंग साइड आउट करने में कामयाब होती है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त अपना रोक बिठा देंगी मैच में। एंड अगर बैटिंग साइड वो 10 से 15 ओवर खेल जाती है अच्छे तरीके से, एक 4-5 की रन रेट से ज़्यादा विकेट्स नहीं देती है, देन दे हैव अ गुड चांस टू कम बैक इनटू द गेम और अच्छा एक टोटल सेट करें, देन अपनी बॉलिंग पे रिलाई करें। और आपको बता दूं कि ये भी एक डे मैच है, सो अंडर दी लाइट्स यहाँ पे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है। बे ओवल में हमने यही देखा है हमेशा कि जो भी मैच डे एंड नाइट हुए हैं, मींस अंडर द लाइट वाला जो सीन आया है वहां पे थोड़ा मसला हो जाता है चेजिंग टीम के लिए, क्योंकि अंडर दी लाइट्स ये पिच जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बाउंस भी मिलता है इसको। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि डे मैचेस हैं तो अंडर दी लाइट्स वाला कॉन्सेप्ट तो निगलेक्ट ही कर देंगे हम लोग। और बात करेंगे अगर यहाँ पे सारे उन मैचेस की जो मैचेस खेले गए हैं दिन के टाइम, तो यहाँ पे भाई डे वनडेज जो हमारे पास हुए हैं वो 11 टोटल वनडेज हुए हैं, जिसमें से 5 मैचेस जो है वो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने जीते हैं और बैटिंग सेकंड वाली टीम ने 6 मैचेस जीते हैं। मींस ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 50-50 भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन 5-6 जो है 19-20 का जो फर्क हमारे पास आ रहा है वो यही है कि बैटिंग सेकंड वाली टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। सो अगेन एज अ कैप्टन, अगर मैं कप्तान हूं या हमारी टीम खेल रही हो तो मैं भी बॉलिंग फर्स्ट ही करूंगा इन कंडीशंस में। वजह मैं आपको बता चुका हूं, चेज बहुत ज्यादा आसानी से हो सकता है इस ग्राउंड पे अगर आप अच्छी बॉलिंग करें, आपके बॉलर्स आपको विकेट लेके दें विद द न्यू बॉल। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल इस ग्राउंड पे जो है वो 266 का है, सो मीन्स इतना ज़्यादा नहीं है और अच्छा मैच, अच्छा क्रिकेट मैच हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं बाउंड्री डायमेंशंस की इस ग्राउंड की बात करूं तो ईच एंड एवरी बाउंड्री वो लाई करती है विद इन 60 to 70 मीटर्स की रेंज पे, और कंपैरेटिवली ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है न्यूजीलैंड का। हालांकि आप देखें 60 to 70 मीटर्स को ज़्यादा बड़ी बाउंड्री साइज होता नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का हम सबको पता है कि इतना ही बाउंड्री साइज अमूमन होता है इन ग्राउंड्स का। और ये वाला जो ग्राउंड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अच्छी बैटिंग सरफेस होने की वजह से बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट करती है ये जगह। और अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पे कितने मैचेस खेले हैं, तो भाई पाकिस्तान ने यहाँ पे एक भी ओडीआई गेम नहीं खेला है। अलबत्ता पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली 23 मार्च को एक T20 खेला था जिसमें पाकिस्तान आई थिंक 228 चेस करते हुए 105 पे ऑल आउट हो गया था। बट अगेन सेइंग दैट वो डे एंड नाइट गेम था एंड हमने देखा था जैसी लाइट्स ऑन हुई थी वैसे ही कितना स्विंग मिल रहा था बॉलर्स को। और वही बात मैं करूंगा कि डे एंड नाइट मैचेस में तो यहाँ पे नाइट वाला जो हाफ होता है बैटिंग करने के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन डे मैचेस में हम कुछ कह नहीं सकते, दोनों की सिचुएशन 50-50 होती ही है। सो आप ये चीज़ निगलेक्ट कर दें कि अंडर दी लाइट्स वाली चीज़ तो ऑब्वियसली। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो उनका भी रिकॉर्ड कुछ खास रहा नहीं है। यहाँ पे 10 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं और 5 हारे हैं। सो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, पाकिस्तान शायद वापसी भी कर सकता है। हालांकि कोई उम्मीद तो नहीं है इन लोगों से, ना कोई एक्सपेक्टेशन अब लगाने का दिल भी चाहता है, बिकॉज जब भी इनसे कोई एक्सपेक्टेशन लगाओ ये उसका बिल्कुल ही उलट करते हैं। सो लेट देम प्ले, सीरीज तो वैसी चली गई है, आगे इन्होंने PSL खेलना है और यहाँ पे देखें किस तरीके से हीरोज बनते हैं ये सारे के सारे, जो यहाँ पे इनसे बल्ले भी नहीं उठ रहे वो PSL में आप देखें कैसा परफॉर्म करते हैं सारे। सो PSL के लिए तो अब इसी वजह से कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, क्योंकि जो प्लेयर यहाँ पे हमारी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते वही सारे प्लेयर वहाँ पे आके हीरोज बन जाएंगे हमारे और हमारे ऊपर नाजिल हो जाएंगे उस PSL की परफॉर्मेंस की वजह से। सो उसके लिए तो ऑब्वियसली कोई एक्साइटमेंट है नहीं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अगेन यही कहूँगा। और इसके बाद स्पिनर्स के लिए भी थोड़ा बहुत इसमें एडवांटेज मिल जाता है।
एज पिच खेलती है तो पिच ना ड्राइनेस की तरफ जाती है। अब न्यूजीलैंड में बेसिकली होता क्या है, जो मैं फ्रेश सरफेस की बात करता हूँ ना, तो सर्दी में जहाँ पे भी सर्दी होगी वहाँ पे भी फ्रेश सरफेस में आपको मॉइस्चर मिलेगा, एंड जहाँ पे मॉइस्चर मिलेगा वहाँ पे स्किड करेगा बॉल, बहुत तेज आएगा बल्ले पे, एंड विद द बाउंस जो न्यूजीलैंड में होता है वो फिर शार्प बाउंस होने लग जाता है। जो हम लोगों ने पिछले मैच में भी देखा था, न्यूजीलैंड के बॉलर से जिस तरीके से बॉलिंग की थी, अगर उनको पहला हाफ मिलता ना, वो पाकिस्तान को 150 भी नहीं करने देते बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर। आप अगर सही बॉलिंग करते हैं यहाँ पे तो आप अगली टीम को 150-200 के दरमियान आराम से बुक कर सकते हैं। एंड आई वांट पाकिस्तान टू बैट फर्स्ट। जरा दिखाओ तो बैटिंग करके हमें यहाँ पे। जिन न्यूजीलैंड की टीम से आपने एक मैच में 350 खाए, अगले मैच में 292 करवा दिए इन जैसी कंडीशन में, जो कि बॉलिंग के लिए हेवन समझ रहा हूं मैं, वहां पे जरा आप तो बैटिंग करके दिखाओ। क्या आप में दम है 250 से 300 करने का? मैं तो चलो 250 बोल रहा हूँ, इवन 250 भी कर लेना तो ये लोग बहुत अच्छी बैटिंग करने के बाद 250 होगा। सो आप में क्या दम है इतना 250 करने का, वो देखना पड़ेगा। अगर मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की पहले बैटिंग आए, सो उन लोगों को लग पता जाए कि ये विकेट्स कैसी हैं और आपने पहले 2 मैचेस में बॉलिंग से किया क्या है, कितना गंदा किया है आपने बॉलिंग से जो आप मैचेस हारे हो। सो अब बात कर लेते हैं थोड़ी पाकिस्तान की टीम पे। तो भाई पाकिस्तान की टीम का तो यही है कि मेरे ख्याल से सेम टीम खेलनी चाहिए। सिर्फ अगर उस्मान फिट एंड होता है तो उस्मान को आप एनरोल करें इनटू दी साइड। बाकी बॉलिंग में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट वाज अ गुड टीम। वसीम जूनियर को भी आप चांस दें। आप देख लें हारिस को अगर आपको खिलाना है या रेस्ट करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। मोहम्मद अली को लेके आए तो यार दे दो आखिरी मैच, क्या ही हो जाएगा मैच। आप सीरीज वैसी हारे हो, कोई फायदा नहीं है। अगर हारिस को आपने रेस्ट करवाना है सो यू कैन गो विद मोहम्मद वसीम। लेकिन इसके अलावा कोई खातिर खा चेंज मुझे नज़र आता नहीं है इस स्क्वाड इस टीम में। तैयब का मैं कह सकता हूँ, लेकिन तैयब को भी देना चाहिए मैच, खुला चांस दें। आई थिंक उसको दे रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, लेकिन उसको कैरी करते जाएं। कामरान गुलाम एक ऐसा लड़का है, आपने उसको बड़े प्लान से बाहर किया। मैं तो आकिब जावेद के ऊपर सलाम पेश करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने कामरान को बाहर किया स्क्वाड से। उसको आपको लेके आए सऊद शकील को, एंड आपको पता था मुझे सऊद को ही खिलाना है, लेकिन आप कामरान को बाहर तो नहीं कर सकते थे फौरन, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे के आ रहा था। तो आपने क्या किया, आपने उसको एक गेम खिलाया, उसने उस गेम में 18 रन किए। आपने उसको ऐसा बाहर किया कि आपने ना तो उसको सिर्फ 11 से बाहर किया, बट आपने उसको सीरीज से ही बाहर कर दिया, स्क्वाड से ही बाहर कर दिया न्यूजीलैंड वाले। सो बहुत कंसर्निंग साइन है। अगर आप तैयब को लेके आए हो देन दो उसको खुला चांस दो, यहाँ पे एक और मौका दो, लेट्स सी क्या करता है। आई थिंक उसका मसला यही है कि वो बड़े दिल से नहीं खेल रहा है, बहुत घबरी होकर खेल रहा है तैयब ताहिर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ना तो शॉट्स प्रॉपर लग पा रहे हैं, ना तो बड़े दिल से शॉट्स लग पा रहे हैं, ना तो मिडिल हो रही है बॉलें। सो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है तैयब को। आई थिंक मैच तो ये ऐसा ही है, डेड रबड़ इसको कहते हैं। सो यहाँ पे आप बड़ा दिल करके अपनी थोड़ी झलक दिखा दें, एंड एक बड़ी नींद की बात है, आई थिंक तैयब को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो वो फ्लरिश कर सकते हैं इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट। और मैं बड़ा चाहता हूँ यार, क्योंकि ये जो लड़के हैं, कामरान गुलाम हो गया, तैयब ताहिर, साहबजादा फरहान, ये सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में एक सीजन नहीं बल्कि 5-5, 6-6 सीजन टॉप किए हैं। सो ऐसे लड़कों का परफॉर्म करना बहुत दिली ख्वाहिश होती है मेरी कि कोई लड़का नीचे से आके परफॉर्म करे, एंड आई वांट देम टू परफॉर्म, एंड उम्मीद यही करूंगा कि परफॉर्म करेंगे। बाकी जो आपके बड़े लड़के हैं बाबर रिजवान, अगर ये कल परफॉर्म भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ेगा, ना आपको पड़ना चाहिए, क्योंकि जहां पे मैटर करता था इन्होंने डांस किया। मोहम्मद रिजवान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बाबर आजम ने तो चले पहले मैच में बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, उसके साथ वो आउट होते ही जो है नीचे लाइन लग गई। अगर वो थोड़ा सा लंबा भी जाता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता वहां पे। लेकिन बाबर मैं यही बात करूंगा कि मैच विनिंग या मैच फिनिशिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो वो नहीं है बाबर में, वो इम्पैक्ट वाला प्लेयर नहीं है। वो रन्स करेगा अपने, वो आपकी टीम को लेके चल सकता है, लेकिन वो आपको मैच नहीं जितवाएगा। आपको ऐसे प्लेयर बनाने पड़ेंगे जो आप उसके साथ खड़े होकर मैच जितवाएं। जैसे एक सलमान अली आ गए, ही नोज द आर्ट टू फिनिश द गेम, लेकिन अगेन उसके साथ भी किसी को खड़ा होना आना चाहिए। बाबर उस दिन आउट हुआ पहले वनडे की अगर मैं बात करूं तो नीचे तो लाइन लग गई, सलमान अकेला ही रह गया। सो ये जो प्लेयर्स हैं बाबर रिजवान, अगर ये कुछ कर भी दें तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बड़ी अच्छी से याद होना चाहिए, ना तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ किया है, ना तो उन्होंने यहाँ पे पहले 2 ओडीआईस में कुछ किया है। सो ये बस आप अपनी खाना पूरी करें, मैच खेलें, यहाँ पे देखें अगर आपके यंग लड़के परफॉर्म करते हैं सो आप उसमें से पॉजिटिव निकालें। अगर नहीं करते वो भी परफॉर्म तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सीरीज ही होगी जहाँ पे आपको विद नो पॉजिटिव्स आप वापस आ रहे होगे। जैसे हम लोग अब चैंपियंस ट्रॉफी में विद नो पॉजिटिव्स वापस आए, उससे पहले हम लोगों ने ट्राई सीरीज खेली, उस पर भी कोई पॉजिटिव नहीं था। ये अगेन ऐसी सीरीज है जहाँ पे आपके पास कोई पॉजिटिव नहीं है। द ओनली पॉजिटिव आई थिंक जो हमें सीरीज से ले सकते हैं वो एक ही है, आकिब जावेद। वो भी उसके ऊपर टेक्निकल काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी जम के ऊपर भी इवन और उसके कंट्रोल के ऊपर भी वो सारे काम कोचेस के हैं। सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के। इसके अलावा मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे नीचे नहीं जा सकती। एंड अगेन
ये सी टीम से ये वाली सीरीज़ भी हार गए। सो ऑब्वियसली और नाकामियाँ मिलती जा रही हैं। सो बहुत जल्द से जल्द इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड जब चाह रहा है हमें बुला के जलील कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ बात नहीं है ऐसी करने को। लेट्स सी क्या करता है पाकिस्तान। और मैंने बता दिया आपको, अगर ये जो 3 से 4 आपके सीनियर मैंने अगर ये परफॉर्म भी कर दें तो हमें कुछ भी इनके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जलील लोग हैं और ये हमें जलील करवा करवा के थक नहीं रहे। और क्या कह सकते हैं इसके अलावा। देखते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है। न्यूजीलैंड भी चाह रहा होगा कि वाइट वॉश ही करके भेजे, क्योंकि वो तो हमें जब चाह रहे हैं, जब बुला रहे हैं, जब हरा रहे हैं, बहुत जलील कर रहे हैं। खुद भी आते हैं तो हरा के जाते हैं, या तो अपनी सी डी टीम ऐसे प्लेयर्स भेजते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं और वो प्लेयर्स आगे हमारे सामने सीरीज़ लेवल कर जाते हैं, कभी जीत भी जाते हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे होल में चली जाती जा रही है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा और बहुत टाइम लगने वाला है। सो लेट्स सी किस तरीके से चीज़ों को टैकल करती है पाकिस्तान मैनेजमेंट और लोग, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद नहीं है इन लोगों से। हमेशा अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें देखते हैं, भले हम मैनेजमेंट की बात कर लें, भले हम प्लेयर्स की बात कर लें, सिर्फ अपने मफाद के लिए चीज़ें देखते हैं। कंट्री या टीम के मफाद के लिए कुछ आज तक ना हुआ है, ना अनफॉर्चुनेटली होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।